Hello everyone, myself CA Rohit Fulwani. We hope you and your family are safe and doing well. We have got a good response from previous webinars on Ind AS. Hope we have clarified all the doubts and queries, and we are happy to help you and guide you again. So we are back with Ind AS. Today in this webinar, we will be discussing about Ind AS 8, accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Before discussing Ind AS 8, I will first give a short introduction of myself. I am a chartered accountant and we have conducted various workshops on Ind AS. And we have also provided training to corporates with respect to Ind AS. And we help them educate and guide them to implement Ind AS, which is converged with IFRS. I shall request you to post your queries in the comment section below so that we can reply to your queries at the end of this webinar. Do subscribe to our channel for receiving regular updates. Now with this short introduction, we'll start with our Ind AS 8. Now friends, the financial statements, that is statement of profit and loss and balance sheet, is used by a wide range of users to make economic decisions. Therefore, these financial statements should be relevant, reliable and comparable so that it helps the user in making any decision. Ind AS 8 lays down the accounting principle which enhances the relevance and reliability of an entity's financial statements and comparability of these financial statements with the financial statements of other entities. Now we'll move towards PPT and see what Ind AS 8 speaks about. Ind AS 8 accounting policies, change in accounting estimates and errors. तो फ्रेंड्स, व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? अकाउंटिंग पॉलिसीज वो प्रैक्टिसेस होती है, वो रूल्स होते हैं, कन्वेंशंस होती है, प्रिंसिपल्स होती है जो हम फॉलो करते हैं, जो कंपनी फॉलो करती है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में और प्रेजेंट करने में. या तो कोई पॉलिसीज इंड AS स्पेसिफाई करता है या तो कोई पॉलिसीज मैनेजमेंट खुद डेवलप करता है. ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या. अब समझो कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अब कंपनी के पास चॉइस है, तो कैश बेसिस पे भी कर सकता है और अक्रूवल बेसिस पे भी अकाउंट्स कर सकता है. तो ये कंपनी के पास चॉइस है. तो कंपनी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. तो इंड AS 8 हमें वो चीज के बारे में बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे अकाउंट करना है. अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस. अब दो ऑप्शन है कंपनी के पास इसमें भी, या तो डायरेक्ट मेथड से या तो इनडायरेक्ट मेथड से. वैल्यूएशन ऑफ पीपीई, या तो वो कॉस्ट मॉडल से करेगा या तो वो रीवैल्यूएशन मॉडल से करेगा. इन्वेंट्री वैल्यूएशन, या तो वो फीफो मेथड से करेगा या तो वेटेड एवरेज मेथड से करेगा या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से करेगा. तो कंपनी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. ठीक है, अब कौन सी पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, वो इंड AS 8 बताता है. सपोज कोई स्पेसिफिक इंड AS है, कोई ट्रांजैक्शन को कैसे अकाउंट करना है, तो अब वो इंड AS की सुनो. ठीक है, अगर कोई इंड AS नहीं है स्पेसिफिक कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग करने के लिए, तो इंड AS बोलता है कि मैनेजमेंट को अपना जजमेंट यूज करना पड़ेगा टू डेवलप एंड अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी. मतलब मैनेजमेंट को खुद डेवलप करनी पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन मैनेजमेंट को ये ख्याल रखना पड़ेगा जो वो अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप करेगा तो उससे इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट होगी दैट शुड बी रिलेवेंट एंड रिलायबल टू द यूजर्स, ताकि यूजर्स डिसीजन ले पाए. ठीक है, तो वो कंप्लीट होनी चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ठीक है, तो इंड AS 8 हमें कैसे सिलेक्ट, कैसे अप्लाई करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसके बारे में बताता है. अब कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है, मैनेजमेंट ने, तो वो कैसे अकाउंटिंग करना है वो इंड AS 8 बताता है. तो पहले देखो, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, अगर आप या तो वॉलंटरी कर रहे हो चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी की, या तो कोई इंड AS आपको बोलता है चेंज करने, तो कोई समझो नया इंड AS आ गया है
तो आप कोई ट्रांजैक्शन अपनी तरह से आप रिकॉर्ड करते थे, मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसी डेवलप करके रखी थी। लेकिन अब चलो इंड एस आ गया वो चीज के लिए, तो अब वो इंड एस क्या बोलता है आपको, तो वो इंड एस की आपको सुननी पड़ेगी। तो आपको वो इंड एस के पास ट्रांजिशन प्रोविजंस होगा या तो ट्रांजिशन प्रोविजंस नहीं होगा। तो अगर ट्रांजिशन प्रोविजंस है वो नए इंड एस में, तो आपको वो ट्रांजिशन प्रोविजंस के हिसाब से करना पड़ेगा। और अगर ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है तो आपको अकाउंटिंग करनी है नई इंड एस के हिसाब से, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और वॉलेंट्री चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। आप आज फाइनेंशियल ईयर 1920 में हो, आप बोलते हो मैं अभी इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज मेथड से करता था, लेकिन अब मैं फीफो मेथड से करूंगा उसको, ठीक है। तो मैंने चेंज किया अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 में तो उसका इफेक्ट देना ही है, लेकिन आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, आपको पिछले साल को भी कंसिडर करना है और इफेक्ट देना है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है। अब वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, पहले इतना समझ लो। या तो इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ इंड एस रहेगा, नया कोई इंड एस आएगा तो आपको चेंज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी, अथवा वॉलंटरी चेंज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। नया इंड एस आया तो ट्रांजिशन प्रोविजन एग्जिस्ट होगा या तो नहीं होगा, एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रांजिशन प्रोविजंस की सुनो, नहीं एग्जिस्ट करता है तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है। अगर वॉलंटरी चेंज कर रहे हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना ही है इंड एस का, ठीक है। अब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मीनिंग ये होता है कि आप आज फाइनेंशियल ईयर 1920 में हो, ठीक है, तो आप वो अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल ईयर 1920 में फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये अज्यूम करना है कि वही पॉलिसी आप बरसों से फॉलो कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आज आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में फीफो मेथड से इन्वेंट्री को वैल्यू किया, पिछले साल आपने वेटेड एवरेज मेथड से किया, तो अब जब फाइनेंशियल ईयर 18-19 भी प्रेजेंट करोगे ना 1920 के साथ, तो आपको 18-19 की भी फाइनेंशियल्स को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो उधर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, उधर भी आपको फीफो मेथड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपने वेटेड एवरेज से किया था, तो लास्ट टाइम भी आपको फीफो मेथड से आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 भी हो गया और 1920 भी हो गया, दोनों को आपने चेंज किया। अब यही ट्रांजैक्शंस को हमने पिछले कई सालों से वेटेड एवरेज पे किया था, अब हम फीफो पे कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन का क्या करने का सर जी? हाँ, वो ट्रांजैक्शन को भी आपको कंसीडर करना है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? वो ट्रांजैक्शन को भी आपको बदलना है, जितने ट्रांजैक्शन हो गया है वो सबको बदलना है, सारे प्रायर ईयर्स को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लो कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब आप समझो 10 साल से वो ट्रांजैक्शन को वेटेड एवरेज पे कर रहे थे, तो आपको पूरे 10 इयर्स पीछे जाने पड़ेंगे और आपको फीफो की एडजस्टमेंट्स देनी होगी। तो सर जी कैसे करेंगे वो बोलता हूं, वो अभी मैं आके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन आप सर जी बोलते हो कि 10 साल पहले से हम कर रहे हैं, लेकिन अब 10 साल पुरानी बुक्स तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे करेंगे? तो इंड एस बोलता है कि जब से प्रैक्टिकल है ना तब से करो। 10 साल की बुक्स नहीं है, लेकिन 5 साल की बुक्स है, प्रीवियस 5 इयर्स तक आप जा सकते हो, प्रीवियस 5 इयर्स तक जाओ, उसको चेंज करो। कैसे चेंज करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। अब देखो, फाइनेंशियल ईयर 1920 में, फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने फीफो मेथड से वैल्यू किया इन्वेंट्री को, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपने वेटेड एवरेज से किया था, तो उसको भी चेंज कर दिया आपने, वो भी फीफो पे आ गया। 1920 आ गया फीफो पे, 18-19 आ गया फीफो पे। अब प्रायर ईयर्स को भी चेंज करना है, कैसे चेंज करना है वो हमें ये बताएगा स्लाइड। अब स्लाइड में देखो क्या लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड, अभी हम 2 फाइनेंशियल ईयर सपोज प्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 18-19
और फाइनेंशियल ईयर 1920। ठीक है, 1920 में फीफो आ गया, 1819 में फीफो आ गया। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड मतलब 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018, 1819 प्रेजेंटेड है। फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड का बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल 2018। तो वो डेट की आपको बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो आपकी 3 बैलेंस शीट्स प्रेजेंट होगी यहाँ पे, एक फाइनेंशियल ईयर 1920, एक फाइनेंशियल ईयर 1819 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट एज ऑन क्या 1 अप्रैल 2018। 3 बैलेंस शीट प्रेजेंट होगी एज एट 31 मार्च 2020, एज एट 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2018। 3 बैलेंस शीट प्रेजेंट होगी। अब दो फाइनेंशियल ईयर 1819 और 1920, ये दो फाइनेंशियल्स, ये दो बैलेंस शीट तो हमने फीफो के मेथड से किया इन्वेंट्री में। अब उसके पहले की जो इफेक्ट्स है ना, 1819 के पहले की इफेक्ट्स, वो आपको 1 अप्रैल 2018 पे एडजस्ट करनी होगी। जैसे इन्वेंट्री का हमने एग्जांपल लिया, तो इन्वेंट्री का जो इफेक्ट्स है प्रीवियस 10 इयर्स का आपको इफेक्ट निकालना है, एडजस्ट करना है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का हमने एग्जांपल लिया था, तो इन्वेंट्री का अमाउंट एडजस्ट करो पिछले प्राइर ईयर्स का एज ऑन 1 अप्रैल 2018, तो वो एडजस्ट कर दिया इन्वेंट्री को। अब वो इफेक्ट को तो ऑफसेट करना पड़ेगा किधर, तो सेकेंड इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना। तो दूसरा इफेक्ट जो दोगे वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी में एडजस्ट करना पड़ेगा। यूजुअली रिटेन अर्निंग्स होता है, ठीक है, तो वो सेकेंड इफेक्ट आपको इक्विटी में देना है। तो ये हो गया अपना रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अब दूसरा स्टैंडर्ड हमें बोलता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में। दोस्तों, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब क्या? Accounting estimates are usually based on specialized knowledge and experience of the management of the company related to assets, liabilities, expenses or income, whatever it may be. तो मैनेजमेंट अपनी नॉलेज यूज करता है, अपनी एक्सपीरियंस यूज करता है कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग। अब मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब डेटर्स है बैलेंस शीट में, आपको कितना प्रोविजनिंग करना है, आपको वो एक्सपीरियंस देखना होगा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट अपना एक्सपीरियंस लगाएगा, हाँ चलो 10 CR का डेटर्स है बैलेंस शीट में, हमको लगता है 1 CR नॉन रिकवरेबल है, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना होगा। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, नॉलेज टू नॉलेज कंपनी का डिपेंड करता है कैसा है। तो वो एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, कोई एसेट का यूजफुल लाइफ अज्यूम करेगा मैनेजमेंट की 6 इयर्स है, कोई अज्यूम कर सकता है 5 इयर्स है। दैट डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। अब इंडिया 8 हमें बताता है कि चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को कैसे अकाउंट्स में लेते हैं। अब चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या तो वो एसेट के रिगार्डिंग होगा, या वो लायबिलिटी रिगार्डिंग होगा, या इक्विटी रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो वो एसेट, लायबिलिटी या इक्विटी के रिगार्डिंग हुआ तो उसकी कैरिंग अमाउंट एडजस्ट करो इन द पीरियड ऑफ चेंज। और या तो एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के रिगार्डिंग नहीं है तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ। बट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होती है, प्रोस्पेक्टिवली होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑफ डेटर्स समझता हूँ, लेकिन अगले साल में समझता हूँ नहीं 10% ऑफ डेटर्स नहीं है, मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8% ऑफ डेटर्स है। तो वो मैं प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट्स करूंगा, मेरे से कोई गुना नहीं हुआ है, ये एस्टिमेशन है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड होगा। अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेगा तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, एस्टिमेट्स तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल के ऊपर डिपेंड होता है।
तो वो एस्टिमेट्स है। आज मैं बोलूंगा एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, अगले साल मैं लेके जाता हूँ तो मैं सोच सकता हूँ कि नहीं, एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ 5 नहीं है, 4 साल ही है। और समझो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आज समझता हूँ कि 10% ऑफ डेटर्स है, लेकिन मैं बोलता हूँ अभी कोविड-19 आ गया, अब 10% ऑफ डेटर्स नहीं है, अब 20% ऑफ डेटर्स है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली ही होती है। इंजन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली ही होती है। अब प्रायर पीरियड एरर्स के बारे में भी स्टैंडर्ड बोलता है। अब प्रायर पीरियड एरर्स का मतलब क्या हो गया सर जी? प्रायर पीरियड एरर्स का मतलब हो गया ओमिशन, भूल गए या गलती हो गई, मिसस्टेटमेंट हो गया एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते थे तो यूज नहीं किया, या कोई इंफॉर्मेशन थी तो आपने मिस यूज किया, ठीक है, आपके पास अवेलेबल थी या आप अवेलेबल करवा सकते थे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम। तो वो सब कंसिडर करके या तो आपने गलती की है या आप भूल गए हो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिडर करने के लिए, या कोई मिसस्टेटमेंट है, कंसिडर किया लेकिन गलती हो गई, इनकम 50,000 के बदले गलती से 5 लाख ले लिया, ऐसा कुछ एरर हो गया, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो स्टैंडर्ड हमें बताता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रायर पीरियड एरर क्या होता है। या तो वो मैथमेटिकल एरर हो सकता है, रॉन्ग कैलकुलेशन कर दिया या रॉन्ग पोस्टिंग कर दी अकाउंट्स में, या आपने कोई मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स कर दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने पीपीई कंसीडर कर दिया या पीपीई को आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसीडर कर दिया, या आपने पार्शियल ओमिशन किया या कंप्लीट ओमिशन किया है, या कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं रीस्टेटमेंट स्टेप्स क्या होती है। हमने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देखा था, अब हम देखेंगे रीस्टेटमेंट स्टेप्स फॉर प्रायर पीरियड एरर। बहुत सिमिलर है। अगर कोई आपको पता चलता है फाइनेंशियल ईयर 1920 में कि आपने कोई एरर किया है प्रायर पीरियड में, ठीक है, आपने समझो एरर किया फाइनेंशियल ईयर 15-16 में, ठीक है, तो आप उसको कैसे अकाउंटिंग करोगे उसकी? तो आपको ये देखना है कि पहले तो आप फाइनेंशियल ईयर 1920 बनाओगे, ठीक है, और साथ में आप प्रेजेंट करोगे फाइनेंशियल ईयर 1819। तो अब वो एरर आपने 3 साल पहले किया है या 2 साल पहले किया है, तो उसकी कैसे अकाउंटिंग करोगे? तो आपको इसमें भी तीसरी बैलेंस शीट बनानी है। देखो क्या लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड। फर्स्ट पीरियड प्रेजेंटेड क्या है? फाइनेंशियल ईयर 1819। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड क्या है? एज एट 1 अप्रैल 2018। तो वो तीसरी बैलेंस शीट बनेगी। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी एडजस्ट करो, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो इसमें भी वैसा है। तो थर्ड बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, उसमें आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, और उसकी इफेक्ट क्या दोगे? फर्स्ट स्टेप आपको एसेट या लायबिलिटी को एडजस्ट किया, अब सेकेंड स्टेप क्या है? आप उसकी एडजस्टमेंट किधर करोगे? एसेट लायबिलिटी को एडजस्ट किया, सेकेंड इफेक्ट आप इक्विटी में दोगे, यूजुअली रिटेन अर्निंग्स होता है। 2 स्टेप, फर्स्ट at the beginning of first period adjust the carrying amount of assets and liabilities, second step adjust the opening balance of equity। तो as on 1 April 2018 आपके एरर्स करेक्ट हो गए। अब 2 बैलेंस शीट आपको तो देनी ही है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20, तो आपकी 3 बैलेंस शीट प्रेजेंट होगी इसमें भी। अब मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या बोला? रीस्टेटमेंट करना है, सॉरी, अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या बोला? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है। प्रायर पीरियड में क्या बोला? रीस्टेटमेंट करना है, ठीक है। अब अकाउंटिंग एस्टीमेट में मैंने क्या बोला?
अकाउंटिंग एस्टीमेट में मैंने आपको बोला प्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव। तो ये 3 चीज के बारे में हमको स्टैंडर्ड बोलता है। एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का। ठीक है, A Limited has changed its accounting policy of inventory in 2017. ठीक है, prior to change, inventory had been valued using the weighted average method, but it was felt that to make the financial statements more relevant and reliable, the FIFO method was more appropriate. तो financial statements पहले weighted average method से किया, 2017 में उन्होंने FIFO method समझा कि ये appropriate है। ठीक है, तो अब इसको कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो देख लेते हैं। आपके लिए मैंने ये एग्जांपल प्रेजेंट किया। तो पहले वेटेड एवरेज देखो 2017 2016 रेवेन्यू कितना है 324 296 2016 का। तो रेवेन्यू तो फीफो मेथड में भी उतना ही रहेगा, 17 में भी 16 में भी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब हमारी इन्वेंट्री चेंज हो गई है, क्वेश्चन देखो 31 मार्च 2015 में इंक्रीज इन 2 लाख था इन्वेंट्री, 31 मार्च 2016 में इंक्रीज ऑफ 19 लाख था, 31 मार्च 2017 में इंक्रीज ऑफ 28 लाख था। इंक्रीज हुआ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अफेक्ट करेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग भी अफेक्ट हुआ, क्लोजिंग भी अफेक्ट हुआ है, तो नेट इफेक्ट पहले 173 था 2017 में, अब 2017 में चेंज के बाद 164 आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। 2016 में 164 था कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब 157 आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कंपैरिजन देखो दोनों का, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो गया, पहले प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना था 2017 में 68, अब 2017 का नेट प्रॉफिट कितना है 77, 2016 का कितना था नेट प्रॉफिट 58, 2016 का कितना है नेट प्रॉफिट 65। तो वेटेड एवरेज मेथड से फीफो पे आ गए। तो 2017 में चेंज किया पॉलिसी, तो 2017 में तो चेंज करना ही है, 2016 भी प्रेजेंट कर रहे हो, 2016 भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों चेंज किया। अब प्रायर पीरियड का कैसे एडजस्टमेंट हो गए वो देखते हैं। प्रायर पीरियड में तो देखो, प्रायर पीरियड में आपने 12 का एडजस्टमेंट करना है। क्वेश्चन देखो, वापस क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने। 31 मार्च 2015 में इंक्रीज इन 12 लाख था, तो 12 लाख का एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इन्वेंट्री आप चेंज करोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो अपनी इन्वेंट्री की चेंज की होगी वैल्यू, अब उसकी नेट इफेक्ट किधर देनी है, आपको बोला ना इक्विटी में देनी है, तो इक्विटी में ऐड कर दिया। 423 था एज ऑन 1 अप्रैल 2015, तो 1 अप्रैल 2015 की बैलेंस शीट प्रेजेंट की, तो 1 अप्रैल 2015 में 423 था, चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, 12 ऐड हो गया, तो 435 हो गया। तो 1 अप्रैल 2015 को हमने रीस्टेट कर दिया, 423 था 12 हो गया और 435 हो गया, तो 435 आपकी रीस्टेटेड वैल्यू है। ठीक है, अब प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 हमने कितना लिया था प्रॉफिट 2016 का चेंज करने के बाद मेथड 65। ठीक है, तो 65 ऐड कर दी हमने इधर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 65 एज एन 31 मार्च 2016 मिल गया 500। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 करेक्टेड वैल्यू क्या है आफ्टर फीफो एडॉप्शन 77, तो हमने वापस 77 भी ऐड कर दिया। तो आप पहले ये समझो, मेन है कि आपको 1 अप्रैल 2015 का बैलेंस शीट दिखाना है। इन्वेंट्री आप इंक्रीज करोगे 12 लाख से, तो आपको सेकेंड इफेक्ट इक्विटी में देना है, तो वो आपको मैंने प्रेजेंट कर दिया। 1 अप्रैल 2015 का क्या था बैलेंस 423, तो चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 12 ऐड कर दिया, तो रीस्टेटेड बैलेंस क्या हो गया 435। फिर 65 और 77, 16 और 17 का आपने 2016 और 17 का तो आपने नया आपने रिजर्व्स का बैलेंस तो निकाला ही 65 और 77, तो आपने यहाँ पे ले लिया, तो आपका एज एट 31 मार्च 2017 577 हो गया रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका मैंने एग्जांपल भी कवर कर दिया। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर इंडिया 8। जय हिंद, जय भारत।